हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक के छठे पार्ट की। प्लस टू केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है, डेट इज केमिकल काइनेटिक। और केमिकल काइनेटिक का आज छठा लेक्चर है। तो देखो, जो पांचवा लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऑर्डर को, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। हम क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं, रेट निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, और फिर जो पावर होते हैं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की रेट इक्वेशन के अंदर, उन पावर को ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन का क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। दो तरीके की रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप लेती है कंप्लीट होने में। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनका जो रेट आता है, वो रेट चाहे हम लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाल लें चाहे एक्सपेरिमेंटली निकाल लें, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, और उसके अंदर जो स्लो स्टेप होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो एक से ज़्यादा स्टेप लेती है कंप्लीट होने में, तो जो स्लो स्टेप होता है उस रिएक्शन का, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम उस रिएक्शन का रेट निकालते हैं। जो रेट स्लो स्टेप का होगा वही रेट पूरी रिएक्शन का होगा। यानी कि उस केस में हमें एक्सपेरिमेंटली रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। वो तो हम सिर्फ रिएक्शन को देख के ही बताते हैं कि कोफिशिएंट क्या है। जो कोफिशिएंट होते हैं डेट इज टू टाइप्स के होते हैं, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्चुअल कोफिशिएंट। स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्चुअल कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। एलिमेंट्री रिएक्शन में ये स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्चुअल कोफिशिएंट एक ही होंगे, सेम होंगे, और जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। इसके बारे में कंप्लीट हम स्टडी कर चुके हैं ऑर्डर के अंदर, रेट लॉ के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी क्या होती है, देखो कंसेप्ट है मोलिकुलैरिटी। देखो रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी है क्या, एक रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे उस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कहते हैं। देखो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है इसके बारे में हमें बताती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या है, कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक दूसरे से टकराना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है, और कोलाइड करके ही वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी है हमारे पास इस यूनिट में, लास्ट में पढ़ेंगे हम, लास्ट कंसेप्ट है इस यूनिट का। तो अभी हमारे पास है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब है कि एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें उस रिएक्शन की बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो क्या करें, कोलाइड करें और क्या दे दें, प्रोडक्ट, तो उन्हें बोलते हैं उस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी। तो अभी देखो मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ
रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट में द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट स्पीसीज लिखेंगे, क्योंकि वो एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी और आयंस भी, तो कोई डेफिनेट नहीं है कि मोलिक्यूल ही होंगे। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच टेक पार्ट in a reaction which must collide simultaneously in a elementary reaction to give product। यानी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन ए रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड सिमल्टेनियसली इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो यहां पे डेफिनेट कर दिया कि ये कंसेप्ट जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, यानी कि जो कई स्टेप वाली रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन होती है, उनके लिए ओवरऑल उस रिएक्शन की कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती। उसको भी पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी कैसे मोलिकुलरिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो एक सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो आपस में कोलाइड करें, और कोलाइड कैसा, इफेक्टिवली कोलाइड, क्योंकि कई कोलिजन जो है प्रोडक्ट नहीं देते, सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट देते हैं जो इफेक्टिव होती है। तो इट मीन्स इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एक रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो हमें प्रोडक्ट दे सके, उन्हें उस रिएक्शन के, उन नंबर्स को हम उस रिएक्शन की क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्राइट है, हीट किया इसको, ये हमें नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो इट मीन्स यहां पे ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे पता लगाते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है? हम रिएक्शन का रेट निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। मान लो इस रिएक्शन का रेट निकालना है एक्सपेरिमेंटली, और वो आएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 1। यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, तो देखो दोनों ही सेम है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री है। जब यहां पे वैल्यू सेम होती है, कोफिशिएंट पावर के इक्वल होता है, तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये पावर अलग आती है तो हम कहेंगे कि वो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जब पावर इस कोफिशिएंट के इक्वल नहीं आती। यानी कि ये हमने क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, तो इस रिएक्शन का रेट ये आया। तो अब इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी क्या होगी,
कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है एक। तो जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एक होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि इस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक है, लेकिन डेफिनेशन में हमने लिखा है कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। अब अकेला मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेगा? जैसे रेडियो एक्टिविटी वाली प्रोसेस होती है, उसमें कोई एलिमेंट जो है उसका खुद का ही डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, उसमें से रेज निकलती रहती हैं, यानी कि वहां पे एक ही रिएक्टेंट यूज होता है। तो ऐसे यहाँ पे है, इसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है और यही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के दो पार्ट है। बेसिक से आप फर्स्ट पार्ट में ये लिखो, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां पे कंप्लीट करोगे तो भी डेफिनेशन ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन को ऐसे लिखते हो, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच कोलाइड सिमिल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम पहला स्टेप यूज कर लेंगे जो पहली डेफिनेशन बताई मैंने, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इसके अंदर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एक होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन है, कैसे पता लगाया? रेट फाइंड आउट किया इसका एक्सपेरिमेंटली। रेट के अंदर जो यहाँ पे रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर आई, वो पावर इस कोफिशिएंट के इक्वल आई, और जहां पे ये इक्वल आ जाती है तो वहां पे उस रिएक्शन का वो रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। अगर ये पावर अलग आती है तो फिर उस रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी करेंगे आगे एग्जांपल हम इसके। तो देखो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई? 1, क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखूं तो वो भी कितना आएगा? 1, क्योंकि पावर क्या है? 1 है। तो यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर भी एक है और मॉलिक्यूलरिटी भी एक है। कई बार कंफ्यूजन होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में कि दोनों क्या एक ही चीज है। तो हम इस कंसेप्ट के बाद दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है, और कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखो कई बार क्वेश्चन आता है और आया भी है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं? तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर भी एक है और मॉलिक्यूलरिटी भी एक है। इसीलिए जो है मतलब ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। टू HI gives us hydrogen gas and iodine gas. 2HI gives us hydrogen plus iodine. तो ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये। क्योंकि कैसे पता लगाएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है? वही बात, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करेंगे। तो रेट आएगा इसका रेट कांस्टेंट HI की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। तो अगेन यहां पे क्या हुआ, जो ये कोफिशिएंट है और जो ये पावर है दोनों क्या आई? सेम। और मैंने बताया भी आपको कि अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट और रेट इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर अगर सेम आती है तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है वो। तो ये देखिए इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी यानी कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। और ऑर्डर जो है कितना हुआ? 2। ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2। इट मीन्स यहां से एक बार और कंफर्म हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या रहती है? सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें।
अभी तीसरी रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। रिएक्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ये है। अब इस रिएक्शन का वही बात है कि ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है। कैसे पता लगाया, वही बात, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन का रेट फाइंड आउट किया और वो रेट आया, रेट कांस्टेंट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 2 O2 की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 1। तो अगेन क्या हुआ, देखो यहां पे कोफिशिएंट और पावर क्या आई, सेम आई। इट मींस ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है। और इस रिएक्शन का की जो मोलिकुलरिटी होगी वो क्या होगी, मोलिकुलरिटी कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं आपस में सिमल्टेनियसली। ये बहुत जरूरी है, सिमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करेंगे तभी हम उसको मॉलिकुलरिटी बोलेंगे। तो 2 और 1 3, तो मॉलिकुलरिटी क्या हुई 3। और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर यहां से फाइंड आउट करेंगे 2 + 1 = 3। तो यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 3 है और मॉलिकुलरिटी भी 3 है। इसका मतलब अगेन एक बार और हमें कंफर्म हो गया कि ऐसी रिएक्शन जो एलिमेंट्री होती हैं उनका ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब एक बात है और मोस्ट इंपोर्टेंट कि मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन को ध्यान से देखो, क्या है कि एक साथ जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे बोलते हैं उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हमें 3 या 3 से ज्यादा दिख रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा दिख रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी वही बात है कि 3 या 3 से ज्यादा दिखेगी, फाइंड आउट करेंगे। लेकिन किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा रेयर चांस होगा कि किसी की मॉलिकुलरिटी 3 होगी या 4 होगी, 5 से होने का तो मतलब ही नहीं। 7 8 9 10 ऐसा नहीं होगा कि मॉलिकुलरिटी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी हो जाएगी। क्योंकि देखो कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे ये भी हम कि मान लो एक बॉक्स है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस बॉक्स में 3 मोल हैं, 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। इफेक्टिवली कोलाइड कब करेंगे, जब इनके पार्टिकुलर पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे कोलिजन में। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे ए, ये है पॉइंट बी और ये है सी। ये पॉइंट ही आपस में कोलाइड करेंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो इस बॉक्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स इन पॉइंट के साथ कोलिजन कितने तरीके से, मतलब कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वो बिल्कुल कम होगी। मतलब वैसे तो कोलाइड कर लेंगे, ये मॉलिक्यूल यहां से कोलाइड कर लेंगे, मतलब 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलिजन करने की और वो भी इन पॉइंटों के साथ कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफी कम होगी। 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जब ये तीनों एक साथ कोलाइड करेंगे और इन पॉइंटों को टकराएंगे आपस में तभी जाके प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हों 2, तब तो बात समझ में आती है कि ये 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन पॉइंटों के साथ कोलिजन करेंगे, इन पॉइंटों के साथ ऐसे कोलिजन करेंगे। लेकिन ये 3 या 3 से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलिजन इन पॉइंटों के साथ कम चांस है कि कर पाए। इसीलिए ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा होती है
तो ऐसी रिएक्शन मतलब कि मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा, रेयर चांस होगा कि मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा कभी होगी। तो आगे देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है 4HBr प्लस O2 2H2O प्लस 2Br2। देखो इस रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 4 और 1 5। तो इट मीन्स इस रिएक्शन को थ्योरेटिकली देखने से पता लग रहा है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 5। लेकिन जो ये रिएक्शन है ये एलिमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। 3 स्टेप कौन कौन सी है? जैसे फर्स्ट स्टेप है HBr प्लस में O2 HOOBr। सेकंड स्टेप है HOOBr प्लस में HBr 2HBrO। तीसरा स्टेप है HBr प्लस में HBrO। तो यहां से हमें तीसरे स्टेप में मिलेगा वाटर और ब्रोमीन। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अगर मैं इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बनेगी। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे HBr 2 हो जाए और 2 से 2 कट जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, 1 HBr 2 HBr और 2 HBr ये हो गए, तो 4 HBr प्लस में HOOBr से HOOBr कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बचा? O2, जिससे कि यहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल बने। तो जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। इस स्टेप में क्या हो रहा है? कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं? 2। तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 2। इसके अंदर सेकंड स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 2, एक ये और एक ये। तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। तीसरा स्टेप है, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इस स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस स्टेप की भी अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी होगी, दैट इज 2। तो इट मींस जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप लेती है कंप्लीट होने में, तो उन रिएक्शन के लिए जो अलग अलग स्टेप होते हैं, उन स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। जबकि ऑर्डर ऐसा नहीं है। ऑर्डर जो स्लो स्टेप होता है और जो ऑर्डर उस स्टेप का आता है, वही ऑर्डर पूरी रिएक्शन का होता है। तो मतलब ऑर्डर पूरी रिएक्शन का हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कंप्लीट रिएक्शन की नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल का मतलब है कि ज्यादा मॉलिक्यूल सिमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते इफेक्टिवली,
उनके कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते उसके अंदर उतने मॉलिक्यूल्स टकरा के। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी, जबकि ऑर्डर जो स्लो स्टेप का ऑर्डर है वही पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है। अब एक एग्जांपल और देखो, ये एग्जांपल ले लियो, एग्जांपल है ये हाइड्रोलिसिस एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहां पे ये एस्टर है, ये वाटर है, और जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है एसिड और एल्कोहल। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन का अगर रेट लिखें देख के तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट RCOOR की पावर 1 और वाटर की पावर 1, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें अपीयर हो रहा है 2, यानी कि अपीयर ऑर्डर, जो अपीयर हो रहा है, अपीयर ऑर्डर। दो, लेकिन देखो क्या है इसमें, इसमें एक रिएक्टेंट है वाटर, और वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है और फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि मान लो यहां पे ईस्टर का 1 मोल मॉलिक्यूल है और वाटर के हमने ले लिए 1000 मोल मॉलिक्यूल ले लिए, तो 1000 में से 1 मोल मॉलिक्यूल ही ईस्टर के 1 मोल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वाटर कितना बचा, 999 मोल मॉलिक्यूल। तो यानी कि 999 और 1000 के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम 999 को अप्रोक्सीमेट 1000 ही लिख सकते हैं। तो यानी कि वाटर की जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं हो रही। हमने 1000 लिया था, 1 मोल मॉलिक्यूल यूज हो गया, रह कितना गया 999, यानी कि जितना हमने डाला था अप्रोक्सीमेट उतना ही हमें वापस मिल गया। यानी कि रिएक्शन के दौरान वाटर की जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। और वैसे भी +1 में इक्विलिब्रियम यूनिट में हमने पढ़ा था कि प्योर सॉलिड और लिक्विड की मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होती, और ये वाटर क्या है, प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, और वाटर एक्सेस अमाउंट में है, फ्रीली अवेलेबल है, तो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है यहां पे इसकी मोलर कंसेंट्रेशन जो है कांस्टेंट है। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है ये वाटर की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इस रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसका अमाउंट कम हो रहा होगा, और इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 नहीं कितना होगा, 1। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कुछ और आए, किससे, जो हमें अपीयर हो रहा है उससे, ऐसी रिएक्शन को पी सैडो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, पी सैडो केमिकल रिएक्शन। तो यहां से पी सैडो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, पी सैडो केमिकल reaction, the reaction whose experimentally ordered
is different from which it is appear, जो अपीयर होगा, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं पी सैडो केमिकल रिएक्शन। तो पी सैडो केमिकल रिएक्शन यानी कि यहां पे हमें अपीयर कितना हो रहा था, 2, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये एक ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसे बोलेंगे पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जिनका ऑर्डर ज्यादा अपीयर हो लेकिन हो कितना, एक। पी सैडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स, झूठी, यानी कि 2 अपीयर हो रहा है लेकिन है कितना, एक है। तो अपीयर तो ज्यादा हो रहा है लेकिन है कितना, एक। तो ऐसी रिएक्शन को पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिनका ऑर्डर एक्चुअल में एक हो, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करें ऑर्डर तो एक आए, लेकिन जिनका ऑर्डर देखने पर ज्यादा लगे, तो ऐसी रिएक्शन को पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, एक है। अब अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखें, मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी देखो कितनी आएगी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, यहां कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इट मींस इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अगर वाटर नहीं डालेंगे तो ये एस्टर, एसिड और अल्कोहल में चेंज नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी में वाटर भी कंट्रीब्यूट करेगा अपना, वाटर का मॉलिक्यूल टकराएगा तभी एस्टर टूटेगा एसिड और अल्कोहल में, यानी कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 2। तो यानी कि देखो यहां पे जो यानी कि अपीयर तो 1 हो रहा था लेकिन एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो ये रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से अलग है। तो यहां से पी सैडो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी, पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। एक बार दोबारा बताता हूं, पी सैडो केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर ज्यादा अपीयर हो लेकिन हो उनका ऑर्डर कम, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनका एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ ऑर्डर डिफरेंट हो फ्रॉम विच इज अपीयर, जो हमें अपीयर हो रहा है उससे। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर हमें ज्यादा अपीयर होता है लेकिन एक्चुअल में उनका ऑर्डर एक होता है, तो पी सैडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है और ये उसका एग्जाम्पल है। तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी भी अलग होती है ऑर्डर से। तो इट मीन्स ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम थिंग्स नहीं है, एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। अभी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के अंदर डिफरेंस, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ reactants involving rate equation determined experimentally।
और मोलिकुलरिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, द नंबर ऑफ reactant species which take part in a elementary reaction. सेकेंड डिफरेंस कि ऑर्डर रिएक्शन का जीरो हो सकता है। मैंने बताया था कि ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किसी और चीज पे डिपेंड करता है, लाइट पे, कैटलिस्ट पे, हीट पे, तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होगा। तो ऑर्डर में भी जीरो, में भी जीरो, और मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। किसी ना किसी रिएक्शन में कोई ना कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जरूर होता है, तो अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी वो, तो यानी कि मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो फ्रैक्शनल आ सकता है। ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल, और मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, कभी आधा मॉलिक्यूल नहीं टकराता प्रोडक्ट बनाने के लिए, कंप्लीट ही टकराएगा। तो फ्रैक्शन इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फोर्थ, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है, जो स्लो स्टेप का ऑर्डर है वही ओवरऑल रिएक्शन का है, जबकि मोलिकुलरिटी ओवरऑल रिएक्शन की नहीं होती। For a complex reaction, the order of slow step is the order of complete reaction, जबकि मोलिकुलरिटी is according to step, according to step। मोलिकुलरिटी अलग अलग स्टेप की अलग अलग होती है, और ऑर्डर जो है वो जो स्लो स्टेप का ऑर्डर होगा वही पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए रेट निकालना पड़ता है, और रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। रेट के ऊपर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो ऑर्डर के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, जबकि मोलिकुलरिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पहले दो कोलाइड कर रहे थे, तब भी दो कोलाइड करेंगे। फर्क इतना होगा कि पहले वो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनको कोलाइड करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कोलाइड तब भी दो करेंगे। यानी कि मोलिकुलरिटी के ऊपर रिएक्शन के मतलब मोलिकुलरिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये 5 डिफरेंस है। पहला है डेफिनेशन आ जाएगी ऑर्डर मोलिकुलरिटी की। सेकंड, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती। मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर स्लो स्टेप का होगा वही पूरी रिएक्शन का होगा, जबकि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मोलिकुलरिटी होगी, और ऑर्डर के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मोलिकुलरिटी के ऊपर नहीं पड़ता।